पाठशाला में आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं, सबसे पहले आपको वो बता दूं। पाठशाला में आज दंगाइयों के निशाने पर क्या नरेंद्र मोदी थे? यह बड़ा गंभीर सवाल, इसका चैप्टर खोलूंगा। दंगे वाले पत्थरों पर सबसे बड़ी पड़ताल का चैप्टर भी लेकर आया हूं। पीएफआई धमकाती रही और उद्धव ठाकरे की पुलिस हंसती रही, जरा इसका चैप्टर भी आज खोलकर आपको बताऊंगा। और क्या नेक्स्ट दंगे के लिए पीएफआई की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और आखिर में दिल्ली पाठशाला में दिल्ली फाइल्स का चैप्टर भी खोलूंगा। तो ये सब कुछ आज पाठशाला में होगा, लेकिन सबसे पहले एक ऐसे वीडियो से शुरुआत करता हूं जो आपको बताएगी कि बात बात में जो विक्टिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो कार्ड कितना फर्जी है इंडिया में। आज पाठशाला में जब मैं आपको विस्तार से दंगे में चले हर एक पत्थर की विस्तृत इन्वेस्टिगेशन दिखाऊं, एक एक जानकारी दूं कि क्या सब कुछ सोच समझ कर हुआ और क्या निशाने पर नरेंद्र मोदी थे, उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, उन लोगों को दिखाना चाहता हूं जिन्हें यह शिकायत रहती है कि उनके साथ इस देश में गलत हो रहा है। अरे इस देश में हमको टारगेट किया जा रहा है, उनकी धार्मिक आजादी छीनी जा रही है, लाउडस्पीकर पर धर्म से जुड़ी प्रार्थना चलाने से रोका जा रहा है, उनके अधिकारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, ये वो सब कुछ। मैं आपको एक चीन का वीडियो दिखाता हूं। शंघाई शहर का यह वीडियो है और इस वीडियो में चीख पुकार मची हुई है। पीपीई किट पहने लोगों को घसीट कर उनके घरों से बाहर निकाल रहे हैं। घर के पुरुषों को पीटा जा रहा है, महिलाएं रो रही हैं, महिलाएं पीपीई किट पहने लोगों के पांव में गिरकर दया की भीख मांग रही हैं। पीपीई किट में जो लोग हैं वो चीन की पुलिस है। एक बार वीडियो देखिए, फिर आगे बताता हूं हो क्या रहा है। ये चीन की तस्वीर है जहां पर पीपीई किट पहनकर पुलिस जो है वो लोगों को कैसे घसीट रही है। महिलाएं चीख चीख कर पूछ रही हैं आप क्या चाहते हैं। पूरी ताकत के साथ जवान जो है पुलिस के वो उनको पकड़ कर ले जा रहे हैं। बुजुर्गों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि चीन की पुलिस लोगों को पकड़कर जो है वो क्वारंटीन के लिए ले जा रही है। चीन के नागरिकों के साथ इतना बुरा सलूक इसलिए हो रहा है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को इन लोगों के घर चाहिए। पूछेंगे घर क्यों चाहिए भाई? क्योंकि इन लोगों के घरों को क्वारंटीन सेंटर में बदलना है। कैसे चीन में कोरोना रोकने पर नागरिकों पर अत्याचार हो रहे हैं वो पहले उसका चैप्टर दिखाया है। कैदी जैसा व्यवहार हो रहा है उसका चैप्टर दिखा चुका हूं। अब इनका खुद का घर क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए इनको कैसे पीटा मारा जा रहा है उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। इसको कहते हैं मानवाधिकार का हनन, इसको कहते हैं अत्याचार, इसको कहते हैं सरकार जो है वो आपकी छाती पर चढ़ जाए। ये हो रहा है चीन में। और ये तस्वीर इसलिए दिखाई कि इंडिया में जिनको लगता है ना कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हम बहुत त्रस्त हैं, हमको बहुत परेशान कर रही है सरकार। सरकार जब परेशान करने पर आती है तो क्या होता है, ये वीडियो देखिए और पहले समझिए। और ये इसलिए दिखाया कि ये खुले थोड़ा आप लोगों का कि भारत में आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा ना, इस चीज को समझिए। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में जहर भर दिया गया कि आप पे ऊपर अत्याचार हो रहा है, देश के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको हथियार बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकल और भारत की ग्लोबल इमेज जैसे जैसे मजबूत हो रही है वैसे वैसे उन्हें बदनाम करने की साजिशें तेज हो रही है। इंटरनेशनल गैंग एक्टिव है। प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ते कद को रोकने के लिए जब सारे पैतरे फेल हो गए तो दंगे का प्रयोग आजमाया जा रहा है। इस साजिश के लिए हिंदू त्योहारों को चुना गया। दंगे के मॉड्यूल की स्क्रिप्ट लिखी गई, #इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक। ये कैसे हैशटैग चला था मैंने आपको दिखाया था। कैसे बाहर से पाकिस्तान से ट्वीट हुए थे वो दिखाया था। रामनवमी पर एक साथ देश के कुछ इलाकों में दंगा इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। क्योंकि अब दंगों की जब जांच हो रही है तो जो तरीका सामने आ रहा है ना वो हर जगह एक जैसा है।
रामनवमी पर गुजरात के आणंद जिले के खंभात और झारखंड के लोहरदगा में हिंसा बढ़ गई। हमने दोनों जगह पर क्या किया कि हिंसा के पैटर्न को थोड़ा खंगाला। दोनों जगह जांच अधिकारियों की थ्योरी को एनालाइज किया। जो सच सामने आया वो बहुत चौंकाने वाला है। आप देखिए क्यों मैं कह रहा हूं कि इस देश में आपका इस्तेमाल होता है। पहले आपके दिमाग में भर दिया गया जहर कि भाई आप पर अत्याचार हो रहा है, आप तैयार हो गए हथियार उठाने के लिए, और उसके बाद सामने वाले को करना क्या है, बस आपको थोड़ा सा लहकाना है, आग लगानी है, आप चले गए, शुरू हो गए। अब दो जगह, जो गुजरात का खंभात है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां भी दंगा हुआ, और लोहरदगा, ये लोहरदगा जो है ये झारखंड में, इन दोनों जगहों पर दंगे हुए। दोनों जगह पर जो कॉमन बात है वो निकल कर आती है कि जांच कह रही है कि सोची समझी साजिश थी। ये दोनों जगह पर अभी तक की जांच बयान कर रही है। यहां भी सेम कॉपी पेस्ट, सोची समझी साजिश। खंभात में स्लीपर सेल एक्टिव हुआ, स्लीपर सेल का रोल निकल कर आ रहा है। सेम चीज लोहरदगा में स्लीपर सेल की बात निकल कर आ रही है। खंभात हिंसा में भी बाहर से लोग आए और उन्होंने उपद्रव मचाया। बाहर से उपद्रवी आए गाड़ियों में भर भर के, और सेम पैटर्न आपको दिखता है लोहरदगा में। तो बस ये इत्तेफाक चल रहा है कि हर जगह यही पैटर्न होगा। रामनवमी पर अलग अलग जगह हिंसा एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी, और इस साजिश के निशाने पर नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी की छवि, भारत की छवि, ये सब कुछ है। क्योंकि सब कुछ शांति से चलेगा तो नरेंद्र मोदी को 2024 में पीएम बनने से कैसे रोकिएगा? भारत जो तेजी से अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी उसको कैसे रोकिएगा? भारत में अशांति फैलाइएगा, अस्थिरता फैलाइएगा, तभी होगा ना। पाकिस्तान तो टेररिस्ट भेज नहीं पा रहा, तो यहीं पर हंगामा करा दो। खंभात की तरह लोहरदगा में भी हिंसा भड़काने के पीछे स्लीपर सेल काम कर रहा था। शुरुआती जांच बताती है कि आतंकी संगठनों के आदेश पर यह स्लीपर सेल ने काम किया, और हिंसा के पीछे एक्टिव थे ये स्लीपर सेल। पिछले 2 साल से स्लीपर सेल की गतिविधियां चल रही हैं। 2 साल से लोहरदगा के जिस हिरही गांव में हिंसा भड़की, वहां पिछले 6 महीने से संदिग्ध एक्टिविटी हो रही थी, यह भी जांच कहती है। फुटबॉल आयोजन के नाम पर फंडिंग की जा रही थी। सोचिए, मतलब फुटबॉल आयोजन करके पैसा जुटाया जा रहा था। भाई पेट्रोल 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 महंगा है, लोग रोते हैं। पेट्रोल बम बनाते समय समझ में नहीं आता पेट्रोल महंगा है, उस वक्त तो भर भर के बना रहे हो, लेकिन वो बनाने के लिए भी पैसा लगेगा, फंडिंग चाहिए। लोगों को गाड़ी भेज के बुलाना है तो गाड़ी का इंतजाम करने में पैसा लगेगा। जो आएगा वो भी तो पैसा लेगा, फ्री में फेंकेगा बम। तो वो सारी फंडिंग फुटबॉल आयोजन के नाम पर हो रही थी। यानी गोल पोस्ट क्या था? भारत में अस्थिरता फैला दो, वहां गोल करना था इनको। इन प्रतियोगिताओं में फंडिंग करने वाले लोग सामाजिक नहीं थे। इन फुटबॉल टूर्नामेंट पर इसलिए भी शक है क्योंकि इसके जरिए गांव के युवाओं से आसानी से संपर्क किया जा सकता है और उन्हें अपने मकसद के हिसाब से भड़काया जा सकता है। लोहरदगा के सब डिविजनल ऑफिसर अरविंद कुमार लाल ने यह खुलासा किया है, एक बार सुनिए उन्हें। विगत कुछ वर्षों में यहाँ पर कुछ ग्रुप, जिनको हम स्लीपर सेल्स कह रहे हैं, वो लोग आए हैं और यहाँ की सद्भावना को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनको जल्द ही हम लोग चिन्हित करेंगे। लोहरदगा में जो लोग हिंसा का शिकार हुए, उन्होंने भी बड़ा खुलासा किया। टाइम्स नाउ ना भारत की टीम ग्राउंड पर गई। हिंसा में घायल लोगों से हमने बात की, उनसे भी पूछा कि भाई आपने क्या देखा, क्या हुआ था उस वक्त। तो उन लोगों ने, जिनके साथ हिंसा हुई, उन लोगों ने बताया कि उस दिन 600 से 700 लोगों की भीड़ मस्जिद के पास जमा हुई थी। ये लोग गांव के नहीं थे, तो 600-700 लोग कहां से आ गए मस्जिद के पास? हिंसा के पीड़ित ने और क्या खुलासा किया, एक बार खुद उसी से सुनिए। अच्छा, पुलिस तो ये भी कह रही है कि बाहर के कोई लोग भी इसमें शामिल कल भी था, बाहर के लोग भी शामिल था। करीब करीब 1000 आदमी जुटा हुआ था सर। अच्छा, मुसलमान जो सब नौजवान लड़का हजारों की संख्या में मस्जिद में जुटा हुआ था, और सब टोपी खाप के निकला अचानक, जैसे जुलूस के स्थान पर पहुंचा और एकदम पत्थरबाजी किया है। झोला में पत्थर, हाथ में गड़ासा। कितने लोग थे वो एक साथ, जो आप कह रहे हो कि मस्जिद से निकल कर आए? और कम से कम 6-700।
अच्छा। और ये जो 600-700 लोग थे, इन लोगों को आपने पहले कभी गांव वगैरह में देखा था? जी नहीं। ये बाहर से लोग आए थे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बाहर ही से होगा तब ना, कहाँ कहाँ से मंगाया होगा। अब जो लोग हैं वो खुद बता रहे हैं कि हजारों की भीड़ थी, 700-800 की भीड़ थी, कोई कह रहा है 600-700 की भीड़ थी, लेकिन भीड़ थी ये सब कह रहे हैं। पत्थर लेकर आए थे, गंडासा लेकर आए थे, ये भी लोग बताते हैं। गाड़ी में भर भर के आए, ये भी आरोप लगाते हैं। बताइए, ये इत्तेफाक हो सकता है? लोहरदगा में हिंसा के पीड़ितों ने जो हमें बताया, हमने उसका फैक्ट चेक भी किया। पीड़ितों का दावा था कि मस्जिद और आसपास की जगह से अचानक भीड़ आई और पथराव शुरू हो गया। हम गांव की मस्जिद के पास पहुंचे, वहां अभी भी पथराव और हिंसा के निशान मिले हमें। ये जो आप रोड पर पड़े ईंट पत्थर देख रहे हैं, ये साफ तौर पर साबित करते हैं कि किस तरीके से जो रामनवमी का जुलूस हिरही गांव में निकाला गया, उस पर अटैक किया गया। जिस तरीके से जो लोग इंजर्ड हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों से एकदम से लगभग 600 से 700 लोगों की भीड़ बाहर आई और उन्होंने उस जुलूस पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हुए, एक शख्स की मौत तक हुई। और उसके बाद जो दंगे यहाँ भड़के, उसके बाद लगातार डर का माहौल इस पूरे के पूरे गांव में जारी है। लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। धारा 144 इस पूरे गांव में लगा दी गई है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। लेकिन जो पत्थर आप सड़कों पर देख रहे हैं, इससे साफ साबित होता है किस तरीके से जुलूस पर हमला किया गया। और ये एक प्लान्ड अटैक भी माना जा रहा है, अगर कुछ लोगों की माने तो, क्योंकि अलग अलग जगहों से वो बाहर निकले और एकदम से हमला किया गया। हर जगह एक प्रश्न मन में आता है कि इतने पत्थर इन लोगों के पास कहां से आते हैं? घर में तो पत्थर नहीं रखा जा सकता ना, तो इतने सारे पत्थर कहां से ये लोग लेकर आते हैं? लोहरदगा और खंबात में हिंसा का पैटर्न एक जैसा है। खंबात में पुलिस पहले ही इसका खुलासा कर चुकी है। गुजरात एटीएस इसकी जांच कर रही है। एटीएस की जांच में भी बड़ा खुलासा हुआ। रामनवमी की शोभा यात्रा से पहले खंबात में पत्थरबाजों को बुलाया गया था। अब मुझे ये बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि उस वक्त रामनवमी की यात्रा में नारे लग गए भड़काऊ, गाना बज गया भड़काऊ, एक तो कुछ भी भड़काऊ हो जाए, काहे भड़क गए भाई, पुलिस के पास जाना था। लेकिन भड़काऊ हो जाएगा ये पहले से पता था कि पत्थरबाजों को पहले से बुला लिया। पत्थरबाजों की टोली गुजरात के अलग अलग जिलों से आई थी, एक जगह से नहीं आई थी। एटीएस सूत्रों के मुताबिक हिंसा से एक दिन पहले भरूच से 3 कार खंबात आई थी। तो पहले से पता था कि 3 कार में लोग आ जाओ, क्योंकि यहां पे हंगामा करना है या होना है। गुजरात और झारखंड के बाद हमने मध्य प्रदेश में भी दंगाबाजों पर पड़ताल की। खरगोन में टाइम्स नाउ नवभारत की ग्राउंड रिपोर्ट से यह पता चला कि कैसे सोची समझी साजिश के तहत दंगा भड़काया गया था। रामनवमी के मौके पर तालाब चौक पर हिंसा का पहला जो पत्थर फेंका गया, उस पहले पत्थर ने पूरे शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया। और इस वक्त हम संजय नगर इलाके में हैं। ये अब तो सफाई कर दी गई है और असेसमेंट भी कर लिया गया है। डीएम 2-3 बार यहाँ पर घूम कर गई हैं। इन दुकानों घरों को यहाँ लाइन से जो लगे हुए हैं, यह घर बिका हुए लिखा हुआ है आगे, इन तमाम घरों को आग लगा दी गई, दुकानों को आग लगा दी गई। एक दुकान और मैं आपको दिखा दूं कि जो दंगाई थे उन्होंने किस कदर कहर बरपाया है। ये जो दुकान है माँ किराना, उसको भी पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया गया है। ये देखिए आप, यहाँ ये दुकान है जहाँ कुछ उर्दू की किताबें भी पड़ी हुई हैं। आप देखिए, यहाँ दोनों मकानों पर लिखा हुआ है कि यह घर बिकाऊ है और इन घरों में भी आग की लपटें पहुंची। यहाँ देखते हैं और आगे कैमरामैन को कहूँगा कि आगे आके दिखाएं। ये बिस्तर जला दिए गए, ये कुर्सियाँ, आधा दर्जन से ज्यादा कुर्सियों का ढेर लगे हैं जो अब पूरी तरह से पिघल कर जल कर खाक हो चुकी हैं। यह मकान बिकाऊ है। दरवाजा टूटकर बाहर हो चुका है, जैसे तैसे एक ओट बना रखी है चद्दर की, ये पूरा दरवाजा तोड़ दिया गया। ये देखिए आप, दंगाइयों की जो हरकत थी उसका नतीजा देखिए।
अब ये 3 मकान इनका कहना है कि दूसरे समुदाय के हैं, लेकिन इन 3 मकानों को छोड़कर चौथा मकान फिर से दूसरे समुदाय का आ गया, तो वहाँ देखिए उसको भी जलाकर खाक कर दिया गया है। तो इनका ये आरोप है कि जो निशानदेही के साथ दंगाई यहाँ पर आए हुए थे, कौन सा घर जलाना है कौन सा छोड़ना है दंगाइयों को अच्छे से पता था। इस घर को और देख लीजिए आप, यहाँ जो भी घर में है एसी, फ्रीज, कूलर, गाड़ी, अलमारियां, गोदरेज अलमारी, कूलर 2-2, 3-3, एसी, फ्रीज, सब कुछ, पंखे, और पूरा देखिए चादर काली पड़ी हुई है। सब कुछ उस वक्त कुछ भड़काऊ बयानबाजी हुई, कुछ डीजे पर ऐसा बज गया और उसके बाद इतना कुछ हो गया अचानक। अच्छा, अभी हमारे रिपोर्टर जो आपको बता रहे थे 3 घर जो हैं वो एक समुदाय के, वो नहीं जले, चौथा घर जल गया या जला दिया गया। ये भी इत्तेफाक है कि वो 3 घर छोड़ दिए जो आपको लगा कि ये तो हमारे साथी हैं, हमारे समुदाय के हैं, और जो दूसरे का था उसको जला दिया। ये भी इत्तेफाक है। पत्थर इत्तेफाक से आ गए, पेट्रोल बम इत्तेफाक से आ गया, लोग बाहर से इत्तेफाक से आ गए, सब इत्तेफाक चल रहा है। रामनवमी पर जो हिंसा हुई उसके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि थी, और यही दंगों का मॉड्यूल है बॉस। इस देश में सब ट्राई कर लिया, सीए पे प्रदर्शन करा लो, किसान आंदोलन करा लो, आप जो लाल किला है उस पर ट्रैक्टर लेकर चढ़ाई कर दो, हर तरीके के प्रयास हो गए। जब सब फेल हो गया और उसके बाद भी रोकना मुश्किल हो गया, तो अब यह हो रहा है कि हिंदू मुसलमान के दंगे करा दो। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी इसे साबित कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या बोला? हिंसा की सारी जिम्मेदारी उन्होंने पीएम पर डाल दी और कहा कि प्रधानमंत्री कुछ करें। अरे आप क्या करेंगे? आप सीएम हैं, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपके बस का नहीं है कि आप ये सब रोक सकें। लेकिन सब कुछ पीएम नरेंद्र मोदी पर डालेंगे तभी तो सवाल खड़ा होगा ना कि पीएम नहीं रोक पा रहे इसलिए हो रहा है। राज्य की कानून व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में है, लेकिन डाल दो प्रधानमंत्री पर। सुनिए एक बार अशोक गहलोत। प्रधानमंत्री को चाहिए, मैं आखिर में कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र के नाम संदेश जारी करे, खुद बोले, धंधा करे, उनकी जो हिंसा कर रहे हैं कंडेम करे उन लोगों को, चाहे वो कोई जाति धर्म के लोग क्यों नहीं हो, कोई पार्टी लोग क्यों नहीं हो। ये प्रधानमंत्री निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे आप वहां जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? पहले ये बताइए ना। अशोक गहलोत को ऐसी नसीहत राहुल गांधी को भी तो देनी चाहिए, जो चाकू मारने जैसे भड़काऊ बयान देते हैं। उनको नहीं देंगे, उनको कैसे बोल सकते हैं? पीएम निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? राजस्थान के करौली में दंगे हुए, उसकी जिम्मेदारी भी अशोक गहलोत प्रधानमंत्री पर डालना है। वो ये नहीं बता रहे कि उनकी पुलिस दंगा रोकने में फेल हुई, वो ये नहीं बता रहे कि क्यों उनकी पुलिस ने दंगाइयों पर एक्शन नहीं लिया, पुलिस पर किसका प्रेशर था। दंगाइयों पर सख्त एक्शन की बात आती है तो अशोक गहलोत नरम पड़ जाते हैं, फिर वो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दंगा रोके। और मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत सख्ती से नहीं निपट रहे अशोक गहलोत? आप मध्य प्रदेश की तस्वीर देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, दंगाइयों और उनके मददगारों के खिलाफ एक्शन चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, कड़ा संदेश दिया जा रहा है कि ये सब करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार दंगाइयों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने के मूड में नहीं लग रही। अभी तक तो मेन आरोपी नहीं पकड़ा इन्होंने, मतलूब को। राजस्थान के करौली में दंगों के मुख्य आरोपी मतलूब खान के खिलाफ बुलडोजर के इस्तेमाल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा इससे गलत परंपरा जो है वो शुरू हो जाएगी। क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो उसका पर। एक आप बताइए, बुलडोजर चलाना, मकान को ध्वस्त करना पूरा जहाँ वो रहते हैं, क्या बेइज्जती होगी। कल रात को मैं देख रहा था टीवी, क्या क्या मकान किस रूप में गिराए गए हैं, क्या वो रो रहे थे, गरीब लोग थे वो। अशोक गहलोत साहब को उनकी गरीबी दिख रही है, ये नहीं दिख रहा कि जब पत्थर चला रहे थे तो पत्थर तो उनके अकाउंट में भर भर के थे, वहां तो कोई गरीबी नहीं थी, उससे तो अकाउंट उनका पूरा फुल था। और अगर गरीबी देखनी है तो फिर सारे अपराधियों को छोड़ दीजिए, बेचारे बहुत गरीब हैं। अमीर आदमी कहां जाकर पत्थर चलाता है? अमीर आदमी का तो पैसा ट्रांसफर होता है पत्थर चलाने के लिए। अशोक गहलोत साहब,
ये मैसेज देने की बात होती है। और बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, विदेश में कोई भी नियम कानून क्यों नहीं तोड़ता है? उसको पता है इतना जुर्माना भारी होगा कि उठाना मुश्किल होगा। ऐसा मैसेज दीजिएगा तब होता है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाना गलत है, इससे कुछ नहीं होता। आप यूपी में देख लीजिए, यूपी में रामनवमी के दिन कोई हिंसा हुई नहीं हुई। राजस्थान से बड़ा राज्य है, राजस्थान से बड़ी आबादी है, वहां तो नहीं हुआ। हर जिले में शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकली। क्यों? क्योंकि योगी जी ने टाइट कर रखा है। सीए के समय से कर दिया उन्होंने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे पोस्टर लगा देंगे, पैसा वसूल लेंगे। तो जो कानून होता है ना, उसका इकबाल होना चाहिए, उसका रसूख होना चाहिए, उसका डर होना चाहिए। तुम कुछ भी कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों भाई? नहीं कीजिएगा तो यही सब होगा। न्यूज की पाठशाला में अब राष्ट्रवाद की क्लास। जिस मॉड्यूल की बात मैं आपको बता रहा था, उसी मॉड्यूल की टेस्टिंग अब देश के बाकी हिस्सों में भी हो रही है। क्योंकि रामनवमी और हिंदू नववर्ष पर हुए दंगों की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने नई चिंगारी सुलगाने की कोशिश की। कर्नाटक में हिजाब विवाद को भड़काने वाली पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, अब लाउड स्पीकर विवाद पर भड़काऊ बयानबाजी कर रही है। ठाणे के मुंब्रा में जुमे की नमाज के बाद पीएफआई समर्थकों का भारी मजमा लग गया। पीएफआई के मुंब्रा अध्यक्ष मतीन शेखानी फिजा बिगाड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक बार सुन लीजिए उनको कैसे धमकी दे रहे हैं। कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को भूंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात याद रखना। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस तरफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। लाउड स्पीकर पर इतना कोहराम मचा रहे हैं, जहां वो छोटा वाला लाउड स्पीकर यूज करना चाहिए था वहां तो किया नहीं, गला फट गया है, आवाज ढंग से निकल नहीं रही है। यूज कर लेते ना भाई। पीएफआई में कितना दम है नहीं पता, लेकिन गले में तो दम होना चाहिए ना इतना बोलने के लिए। आवाज घिघिया के निकल रही है और उसमें कह रहे हैं हमारे जो अजान पढ़ी जाती है उससे दिक्कत। अरे भाई अजान से कोई दिक्कत नहीं, अपने घर में पढ़िए ना, सुबह 5 बजे भर मोहल्ले को सुनाइएगा तो उससे दिक्कत है, और उससे किसी सरकार को, किसी आदमी को दिक्कत नहीं है। उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और वो सब के लिए है। लेकिन इन लोगों को तो भड़काना है, तो बोल रहे हैं भाई हमारे इस पर दिक्कत हो रही है। हर चीज इनका हमारा हो जाता है। देश कहां जाता है भाई? पीएफआई का ये नेता दूसरों पर अमन बिगाड़ने का आरोप लगा रहा है और खुद क्या कह रहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कौन होते तुम छोड़ने नहीं वाले भाई? क्या करोगे? नहीं छोड़ोगे तो क्या करोगे? दंगा करोगे? और लाउड स्पीकर उतारा तो ऐसी तैसी कर देंगे। ऐसे भड़काऊ बातें कर रहा है। मतीन शेखानी का भाषण खत्म हुआ तो इस भड़काऊ भाईजान ने पुलिस को एक मेमोरेंडम भी सौंपा, लेकिन वहां नारे कैसे लग रहे थे एक बार सुन लीजिए। नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। इस भाई ने जहां पर खड़े होकर कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो पुलिस के सामने हुआ और ज्ञापन सौंपने से पहले पुलिस अफसर से कानाफूसी की। ऐसा लग रहा था जैसे मुंब्रा थाने के पीआई अशोक नारायण कडलक और शेखानी में हंसी मजाक चल रहा है। देखिए वहां हंसी मजाक की तस्वीरें भी लग रही। हैरानी की बात यह कि इस दौरान मौजूद भीड़ लगातार नारे लगा रही थी। पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ा। पुलिस तमाशबीन बनकर सब देख रही है। इस मजहबी नारे को क्यों नहीं रोका गया? पुलिस के सामने पीएफआई नेता ने भड़काऊ बातें की, आप हंसी ठठोली कर रहे हैं।
उन पर तो एक्शन होना चाहिए ना भाई। आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके की बातें ये पीएफआई के नेताजी कर रहे थे, उन पर आईपीसी की धारा होती है जिसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, और वो आईपीसी की धारा है 153 जिसके तहत उन पर मुकदमा होना चाहिए था। पुलिस हंसी मजाक कर रही थी। आईपी की धारा 153 उस भाषण या बयान पर लगाई जाती है जिससे उपद्रव की आशंका होती है। उन पर 505A भी लग सकता है, 505A, जो कि भड़काऊ बयानबाजी से एक दूसरे समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने के जुर्म में दायर की जाती है। इसमें जेल भी होती है, जुर्माने तक की सजा हो सकती है। शर्जील इमाम आपको याद है? शर्जील इमाम भड़काऊ बयान दे रहा था, वो इसी आईपीसी की धारा के तहत जेल गया था। अच्छा, अभी तुरंत खबर ये मिल रही है कि जब तक मैं कह रहा हूं ये हंसी मजाक क्या चल रहा है और ये केस होना चाहिए था, अब खबर ये आ रही है इस वक्त कि मुंब्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। तो उस वक्त हंसी ठिठोली चल रही थी, अब कम से कम हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं तो एक एफआईआर दर्ज हुई है। उसी वक्त ना करना था, उसी वक्त ना रोकना था। अब तो ये वीडियो वायरल होके कहां कहां पहुंच गया होगा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह की बातें शर्जील इमाम ने कही थी एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान। 16 जनवरी 2020 को एएमयू में शर्जील इमाम ने कहा था कि अगर 5 लाख मुस्लिम एकजुट हो जाएं तो भारत को उसके नॉर्थ ईस्ट से काट सकते हैं। वो बयान सुन लीजिए कैसा था, और उस पर इसी 153 के तहत कार्रवाई हुई थी। अच्छा, बिहार का एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी है, हर रोज एक दो बड़ी रैली होती है। आप वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के। इसके विरोध में शहर शहर हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू हो गया। अजान के मुद्दे को सबसे पहले हिंदू नववर्ष के मौके पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने उठाया था। मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की चेतावनी दी। ऐसा नहीं करने पर मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने की चेतावनी दी। राज ठाकरे के समर्थक अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। मुंबई में जगह जगह शुरू कर चुके हैं ये पाठ, और इसे लेकर एमएनएस के कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। आलम यह हो गया है कि महाराष्ट्र से जो चिंगारी उठी वो अब यूपी तक पहुंच रही है। वाराणसी में घर घर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है। अलीगढ़ में चौक चौराहों पर हनुमान चालीसा बजाने के लिए लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत मांगी गई। कासगंज में तो मस्जिद के सामने ही लाउडस्पीकर लगाकर बजरंग बली की धुन बजने लगी। हो ये रहा है कि लोगों को यह लगने लगा है कि हम तो नियम मानते हैं, हम तो देश के कानून के हिसाब से चलते हैं, हम तो सड़क पर कुछ नहीं कर रहे हैं। अब अगर सड़क नमाज पढ़ने के लिए अगर बनी गई है किसी के लिए, तो सड़क फिर हमारे लिए भी बनी, हम भी पूजा पाठ वहीं शुरू कर दें। लोगों को लगता है अगर हम सुप्रीम कोर्ट का नियम मान रहे हैं, लाउडस्पीकर सुबह सुबह नहीं लगा रहे हैं, तो दूसरे को भी मानना चाहिए, सबके लिए है। और नहीं करने पर लोग फिर बजा के सुना रहे हैं। देखिए कि कैसा लगता है जब सुबह सुबह 5 बजे बजेगा। कल हनुमान जयंती भी है और ऐसे में देश भर में बड़े पैमाने पर पूजा पाठ होगी, शोभा यात्रा निकलेगी, लेकिन महाराष्ट्र में जो होगा उस पर हर किसी की नजर टिकी। हनुमान जयंती पर राज ठाकरे शक्ति प्रदर्शन करने वाले। राज ठाकरे खुद पुणे में महाआरती करेंगे। उनके समर्थक बड़े स्तर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इससे पहले राज ठाकरे मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को इसके लिए 3 मई की डेडलाइन दी। 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाने पर अंजाम भुगतने की वार्निंग भी दी। एमएनएस मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाने की मुहिम भी शुरू कर चुकी है। हालांकि इसमें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का एंगल भी, क्योंकि जो ठाकरे परिवार या बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की बात करते थे, जब से महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे शामिल हुए और मुख्यमंत्री बने, उन पर आरोप लगता है कि वो हिंदुत्व की बात करना भूल गए। वो कांग्रेस और एनसीपी के इशारे पर चलते हैं, सॉफ्ट हो गए। इसलिए राज ठाकरे को लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर उस जो शिवसेना की छवि थी घोर हिंदुत्व वाली, उसको उसकी जगह लेने का मौका है, और इसलिए वो जो लोगों का सेंटिमेंट है उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर अजान और हनुमान चालीसा की जंग में बीजेपी भी पीछे नहीं है।
मुंबई में बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने देश भर के मंदिरों को लाउडस्पीकर दान देने का ऐलान किया। इसकी शुरुआत उन्होंने विले पार्ले के संन्यास आश्रम से की। कल हनुमान जयंती पर भी 1000 स्पीकर बांटने का प्लान बनाया गया। सवाल यह उठता है कि लाउडस्पीकर के मुद्दे पर अचानक शोर क्यों उठा, जबकि अजान और हनुमान चालीसा की जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। यह विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि कानून का पालन ठीक से नहीं हो रहा है। तय नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अनदेखी हो रही है। नियम कानून का उल्लंघन सालों से हो रहा है, लेकिन अब इसके खिलाफ आवाज उठने लगी। अब आप गलत करें और आवाज उठे तो आप ये कहकर अपने गलत को जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि पहले तो कोई नहीं बोलता था, अब देखिए देश का माहौल खराब हो गया है इसलिए लोग हमारे गलत को गलत बता रहे हैं। अरे आप गलत कर रहे हो, पहले उसको ठीक करो। लोग लाउडस्पीकर के शोर पर खुलकर अब बोल रहे हैं और बात भी सही है। कोई शोर क्यों सुनेगा भाई, और जब नियम है तो क्यों सुने। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बीजेपी समर्थक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की चर्चा हो रही है जो 2005 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर पर पाबंदी लगा रखी। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकरों की आवाज 75 डेसिबल और रात 10 से सुबह 6 बजे तक 55 डेसिबल रखने का ऑर्डर है। यह नियम सभी धार्मिक स्थल और कार्यक्रमों पर लगे लाउडस्पीकर्स पर लागू होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। लाउडस्पीकर के नाम पर पीएफआई मुस्लिम कार्ड खेल रही है, मुसलमानों को भड़का रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को उन इस्लामिक देशों के बारे में भी जानना चाहिए जहां लाउडस्पीकर पर पाबंदी है। सबसे पहला नाम तो सऊदी अरब का है, जहां मई 2021 में मस्जिदों में लाउडस्पीकर के लिए नियम बनाए गए और बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर असर को देखते हुए नमाज के वक्त सिर्फ मस्जिद के अंदर लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत दी गई। इसके लिए वॉल्यूम को भी मैक्सिमम लेवल का 1/3 यानी 1/3 फिक्स करने के लिए कह दिया गया, और वो भी सिर्फ मस्जिद के अंदर, बाहर नहीं, और वो भी सिर्फ प्रेयर के वक्त। इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने यह भी कहा सऊदी अरब में कि लाउडस्पीकर शरिया और इबादत का हिस्सा नहीं है। इंडोनेशिया, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां भी फरवरी 2018 में लाउडस्पीकर्स पर नई गाइडलाइंस बनाई गई। वॉल्यूम लिमिट को अधिकतम 100 डेसिबल फिक्स किया गया। मलेशिया में हर राज्य को अपने हिसाब से लाउडस्पीकर पर नियम बनाने की छूट है। ऐसे में वहां के ज्यादातर राज्यों ने सिर्फ अजान के वक्त ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का नियम बनाया है। भारत संविधान से चलता है, कानून से चलता है, लेकिन यहां पॉलिटिक्स के चक्कर में कायदे कानून को ताक पर रखने की रवायत बन गई। लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने की जिम्मेदारी राज्यों की है। ऐसे में राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को कड़ाई से पालन कराना चाहिए। लेकिन सबको वोट बैंक दिखता है कि अरे उधर स्पीकर हटाएंगे, पता चला विधानसभा में ना अपना मुख्यमंत्री बैठा ना अपना स्पीकर बैठा। क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं तो विरोधी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दोष मढ़कर निकल लेती हैं। आजकल तो सबसे बढ़िया रास्ता। पाठशाला में अब अगली क्लास। रामनवमी के दौरान हुई हिंसा और दंगों की फाइल तो आपने देख ली, लेकिन अभी भी देश में कई ऐसी फाइल्स हैं जिनको खोलने की जरूरत है। कश्मीर फाइल्स से इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स ने 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और पलायन को सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। करोड़ों लोगों को फिल्म के बाद पता चला कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ ये सब हुआ था, उनको पता ही नहीं था। कश्मीरी हिंदुओं का सच आज पूरा देश जान रहा है, उस पर चर्चा हो रही है, और यह बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। कश्मीर फाइल्स का विरोध यह कहकर किया गया कि इससे देश का माहौल खराब होगा, इस्लामोफोबिया बढ़ेगा। सच्चाई दिखाने और बताने से माहौल कैसे खराब हो सकता है, बात केवल कश्मीर की नहीं है। देश में ऐसे कितने मामले हैं, कितनी घटनाएं हैं जिनकी सच्चाई आज तक लोगों के सामने नहीं है। जैसे इमरजेंसी है, उसकी पूरी फाइल तो आज तक नहीं खुली फिल्म के जरिए। कुछ फिल्में बनी है लेकिन उस तरह से नहीं बनी जैसे बननी चाहिए। गुजरात फाइल्स का लोग कहते हैं कि भाई गुजरात फाइल्स बनाइए, अरे बनाइए। उस दिन उस ट्रेन की बोगी में क्या हुआ था वो भी बताइए। भोपाल फाइल्स जो गैस कांड हुआ था, नेताजी फाइल्स सुभाष चंद्र बोस पर, राम मंदिर फाइल्स, 1984 दिल्ली फाइल्स, ये तो कुछ नाम भर हैं। हमारा इतिहास भरा पड़ा है ऐसी फाइलों से जिन्हें दबा दबा कर रखा गया ताकि सच सामने ना आए। लेकिन अब धीरे धीरे फाइल्स खुल रही हैं।
जितनी फाइल्स के नाम अभी गिनाए उनमें से दिल्ली फाइल्स का चैप्टर आज खोल रहा हूं। कश्मीर फाइल्स बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री ने 1984 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे उस पर दिल्ली फाइल्स फिल्म बनाने का फैसला किया। विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली फाइल्स का मोशन पोस्टर भी जारी कर दिया जिसमें लिखा है राइट टू लाइफ, यानी जीने का अधिकार। 1984 में दिल्ली दंगों के दौरान क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में आपको आज विस्तार से बताऊं। मतलब वो दिल्ली फाइल्स खोले, उससे पहले दिल्ली फाइल्स हम खोल रहे हैं पाठशाला। विवेक अग्निहोत्री ने जिस तरह से कश्मीर फाइल्स में कश्मीर की सच्चाई दिखाई, उसी तरह से अब वो कह रहे हैं 84 का घटनाक्रम बताइए और फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको इतिहास के पन्नों से धूल हटाकर बताता हूं 1984 में क्या हुआ था। युवा पीढ़ी जो आज की है वो 84 के दंगे तो सुनती है लेकिन जानती नहीं कि हुआ था। 1984 में जो हुआ वो नरसंहार था और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी इसके लिए आपको 1984 में लेकर चलते हैं। उस समय ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रहा था। 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने ओडिशा में प्रचार किया और उसी दिन प्रचार के बाद इंदिरा गांधी शाम को दिल्ली लौट आई। इंदिरा गांधी दिल्ली के एक सफदरजंग रोड वाले आवास में रहती। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी के कई कार्यक्रम थे। आयरलैंड के डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव से उन्हें मुलाकात करनी थी। सुबह 9 बजे पीटर उस्तिनोव इंदिरा गांधी का इंटरव्यू करने वाले थे। पीटर अकबर रोड पर कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके थे। सुबह करीब 9 बजे इंदिरा गांधी कांग्रेस दफ्तर जाने के लिए निकले। उसी समय इंदिरा गांधी के 2 सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गोली मार दी। इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। यह समाचार आग की तरह फैल गए। हजारों की संख्या में समर्थक एम्स के बाहर जुट गए। उस वक्त राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह उत्तरी यमन की यात्रा पर थे। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बीच दौरे से वापस भारत लौटे और भारत लौटते ही राष्ट्रपति ने एम्स का दौरा किया। आर के पुरम के पास राष्ट्रपति के काफिले पर पथराव किया गया। राष्ट्रपति के काफिले पर जलती हुई मशालें फेंकी गई। सोचिए, देश के राष्ट्रपति के काफिले पर पथराव हो गया क्योंकि वो सिख थे। यह था उस दौर का सच। हिंसा की आग उस समय तक फैल चुकी थी। इंदिरा गांधी की हत्या की खबर मीडिया में 1 बजे के करीब आई और उसी के साथ यह खबर भी आई कि 2 सिख बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी को गोली मार दी। 2 बजे के आसपास दिल्ली में हिंसक घटनाएं शुरू हुई। सिखों के बसेस से बाहर निकालकर उन्हें मारा पीटा जाने लगा। एम्स से लौट रहे इंदिरा समर्थकों ने भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। 5 बजते बजते शाम के दिल्ली के कई इलाकों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। 5:55 पर विनय नगर इलाके में सिखों पर पहला हमला हुआ कहा जाता है। सिख युवक की मोटरसाइकिल को आग के हवाले किया। भीड़ लगातार सिख विरोधी नारे लगाकर हमले कर रही थी। दुकानें बंद करके लोग घरों की तरफ भागने लगे और दिल्ली में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़की हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली का त्रिलोकपुरी इलाका हुआ था। त्रिलोकपुरी में कैसे हिंसा हुई और कैसे पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, थोड़ा आपको बता दूं। 31 अक्टूबर की रात पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस सांसद HKL भगत की बैठक हुई। त्रिलोकपुरी में कांग्रेस नेता रामपाल सरोज के घर बैठक हुई। 1 नवंबर की सुबह 10 बजे 400 लोग त्रिलोकपुरी के ब्लॉक 32 पहुंचे। इलाके के सिख बचने के लिए गुरुद्वारे में चले गए। कल्याणपुरी के SHO शूरवीर सिंह त्यागी मौके पर पहुंचे। हमलावरों पर एक्शन की बजाय उन्होंने सिखों से घर जाने को कहा। शूरवीर सिंह ने कहा कि सिखों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। सिखों को गुरुद्वारे से निकालने के लिए शूरवीर सिंह ने हवाई फायर तक कर दिया। जैसे ही गुरुद्वारे से सिख बाहर निकले, भीड़ उन पर टूट पड़ी। भीड़ को कंट्रोल करने के बजाय SHO शूरवीर पर आरोप है कि वहां से वो चले गए। त्रिलोकपुरी में 1 और 2 नवंबर को सिखों पर अत्याचार हुए। तलवार, फरसे, बमों से सिखों के घरों पर हमला किया गया। त्रिलोकपुरी के ब्लॉक 29 में भी सिखों पर हमले हुए। 2 नवंबर की आधी रात पुलिस ने सिखों के शवों को हटाया। 8 ट्रकों में कहा जाता है कि सिखों के शवों को भरकर त्रिलोकपुरी से ले जाया गया था। 8 ट्रक। त्रिलोकपुरी में हुई हिंसा में
गवाहों के मुताबिक 300 सिखों की हत्या की गई। ये गवाहियां रंगनाथ मिश्रा आयोग के सामने दी गई, जिसमें यह भी बताया गया कि हिंसा के दौरान पुलिस लगातार आ जा रही थी, लेकिन दंगाइयों को रोक नहीं रही थी। HKL भगत को बाद में राजीव सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री का पद दिया गया था। 31 अक्टूबर को शुरू हुई हिंसा दिल्ली के अलावा देश के कई शहरों तक फैल गई। कहां यह आग फैली आपको पता है? जहां सिखों पर अत्याचार हुए, उनका नरसंहार हुआ, वो राज्य थे उत्तर प्रदेश, और वहां उस वक्त सरकार थी कांग्रेस पार्टी। सरकार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सरकार आपकी ही जिम्मेदारी थी रोकने की। बिहार किसका शासन था? वहां कांग्रेस पार्टी का। मध्य प्रदेश, MP कांग्रेस की सरकार थी। ये 84 दंगों में जो हुआ है, उसके बाद क्या हुआ वो आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र कांग्रेस की सरकार थी। हरियाणा में हुआ सिखों पर अत्याचार, किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार। पंजाब, वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। राष्ट्रपति शासन का मतलब केंद्र की सरकार। असम में कांग्रेस की सरकार, गोवा में कांग्रेस की सरकार, गुजरात में हिंसा हुई, कांग्रेस की सरकार, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकार थी, तमिलनाडु में AIADMK के सरकार थी, और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का शासन था। तो जो लोग ज्ञान देते हैं कि इस देश में 2014 के पहले तो दंगे ही नहीं हुए, उन सब का रिपोर्ट कार्ड उठा के देखिएगा तो उनमें दंगे रोकने के मामले में 0 मिला हुआ है, 0। और 84 के दंगों में तो हर कोई, लेफ्ट की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सबकी सरकार के बारे में आपको बता दूं। दिल्ली समेत 14 राज्यों में हिंसा फैली, मारकाट हुई, और इनमें से 10 राज्यों में कांग्रेस का शासन था, जहां अलग कहा जाता है कि हिंसा रोकी जा सकती थी, लेकिन रोकी नहीं गई। दिल्ली समेत देश के 14 राज्यों में 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक सिखों का कत्लेआम हुआ था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कितने सिख मारे गए? सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 14 राज्य में जहां हिंसा हुई, उन 14 राज्यों में 2733 मौतें हुई। और सिर्फ दिल्ली में अगर आप देखिएगा, इसमें से जो दिल्ली का आंकड़ा है वो है 2146 मौत का। सिख कहते हैं कि उनके मुताबिक 3000 मौत हुई, और ये आंकड़े आहूजा कमेटी की रिपोर्ट में सामने आए थे। सिख विरोधी दंगों की जांच कैसे हुई और अब तक कहां पहुंची है, यह भी जान लीजिए, क्योंकि सिख दंगों को इतने हल्के में भुला दिया गया या भुलाने की कोशिश की गई है, जैसे कश्मीर फाइल्स के बारे में लोगों को नहीं पता था। दिल्ली में सिखों के साथ क्या हुआ था, इसकी गाहे बगाहे डिबेट्स में आप चर्चा सुनते हैं, ऊपर ऊपर चर्चा सुन लेते हैं, लेकिन ईमानदारी से जानना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जलते टायर कैसे पहना दिए गए थे, ये नहीं बताया जाता, या बहुत कम लोगों को पता है। 4 कमीशन, 9 कमेटियां और 2 SIT बनी इसकी जांच के लिए। 375 FIR दर्ज हुई थी और 4579 लोग गिरफ्तार किए गए। इतनी जांच के बाद भी आज भी 1984 के पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार ही है। 1984 के दंगों के पीड़ितों का इंसाफ का इंतजार इसलिए भी है क्योंकि इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए। पहले 19 नवंबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जो बयान आया था, वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। सुनिए एक बार। इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है
कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। हजारों का कत्लेआम हुआ और राजीव गांधी जी ने कितनी आसानी से कह दिया कि बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी तो धरती हिलती है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बनाए गए राजीव गांधी ने कहा, यह बयान दिया था, हजारों सिखों का कत्लेआम कर दिया गया और राजीव गांधी को दंगा फसाद लगता था। देश के 14 राज्यों में हिंसा फैली, लेकिन राजीव गांधी इसको इंदिरा गांधी की हत्या से जोड़कर एक तरह से बचाव की कोशिश ही कर रहे थे। 1984 में दिल्ली में भड़की हिंसा के पीछे कांग्रेस के कुछ नेताओं का नाम सामने आया। नानावती कमीशन की जांच के दौरान गवाहों ने कुछ बड़े कांग्रेसी नेताओं के नाम लिए। वो नेता थे जगदीश टाइटलर, जो केंद्र में मंत्री भी रहे, सज्जन कुमार कांग्रेस सांसद रह चुके, कमलनाथ सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वसंत साठे केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इतने सारे नेताओं के नाम जो हैं वो उस वक्त आए थे। कांग्रेस के नेताओं का चैप्टर भी खोलता हूं। नानावती कमीशन की जांच में गवाह नंबर 147 सुरिंदर सिंह ने जगदीश टाइटलर का नाम लिया और कहा, 1 नवंबर 1984 को आजाद मार्केट के गुरुद्वारे पर हमला हुआ। जगदीश टाइटलर ने भीड़ को गुरुद्वारे में आग लगाने के लिए भड़काया। टाइटलर ने सिखों की हत्या करने के लिए भी उकसाया। जगदीश टाइटलर के भड़काने पर भीड़ ने गुरुद्वारे पर हमला किया, गुरुद्वारे में आग लगा दी गई, एक व्यक्ति जिंदा जला दिया गया। ये बयान दिया प्रत्यक्षदर्शी ने, उसका बयान। नानावती कमीशन के सामने कई गवाहों ने जगदीश टाइटलर का नाम लिया और अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में हिंसा हो रही थी, भीड़ हमला कर रही थी, पुलिस और प्रशासन देखने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। नानावती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान पुलिस और प्रशासन चाहते तो दंगे को रोक सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली के एलजी और पुलिस कमिश्नर ने सेना तुरंत नहीं बुलाई, यह एक बहुत बड़ी कमी रही। सेना के 5000 जवान दिल्ली में उस वक्त मौजूद थे। कहा जाता है कि सेना अगर बुला ली गई होती या सेना बुलाने की नीयत होती, मंसूबा होता कि बुलाओ इसको रोको, तो दंगे रुक जाते। कांग्रेस नेताओं पर एक्शन नहीं हुआ बाद में भी, और पुलिस ने अपनी ड्यूटी नहीं की। कानपुर में पुलिस दंगाइयों के साथ थी। 1984 के दिल्ली दंगों में पुलिस की भूमिका की भी जांच की गई, जिसके मुताबिक पुलिस इन दंगों को रोकने में नाकाम रही। इस आरोप में 72 पुलिस अधिकारी दोषी पाए गए। इनमें से 13 रिटायर हो चुके हैं, 3 का देहांत हो चुका है और 12 अधिकारी बरी हो गए। इसलिए दिल्ली फाइल्स में भी बहुत कुछ है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। एक चैप्टर खोला है, फिर लेकर आओ। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। अब मुलाकात होगी सोमवार को। नमस्कार।